नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज से हम यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस आप सभी को पढ़ाने जा रहे हैं। तो जिन जिन लोगों का ऑप्शनल के रूप में सब्जेक्ट है वो तो सभी इसकी क्लास देखेंगे ही, साथ ही साथ नेट जेआरएफ दे रहे हैं वो देख सकते हैं। इसके अलावा जीएस के जिनके पेपर हैं वो भी देख सकते हैं। थोड़ा इसका महत्व समझते हैं। देखिए, पॉलिटिकल साइंस वो सब्जेक्ट है जिसमें विगत वर्षों में काफ़ी अच्छे नंबर आ रहे हैं, पढ़ने में भी रुचि का है। इवन इस वर्ष जो पहली रैंक आई जिसकी, उसका भी पॉलिटिकल साइंस ही ऑप्शनल था। ठीक है, पढ़ने में अच्छा है। ठीक है, आप अगर पॉलिटिकल साइंस को सब्जेक्ट एक ऑप्शनल के रूप में अगर आप लेते हो तो आपको जीएस पेपर 2 नहीं पढ़ना पड़ेगा, पूरा कवर इससे हो जाएगा। एथिक्स में करीब आधा पेपर 30% से 40% कवर हो जाएगा, जो थिंकर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग आपको बताएगा। उसके अलावा ऐसे है जो अमूर्त प्रकृति के ऐसे होते हैं, उनको आप बखूबी लिखना सीख जाओगे बहुत बेहतर तरीके से, तो इसमें काम में आएगा। तो ध्यान से देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस एक वो सब्जेक्ट है कि बहुत सारे ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट हैं, लेकिन जैसे कि ज्योग्राफी है, हिस्ट्री, इकोनॉमी है, नाना प्रकार के, लेकिन उनमें से पॉलिटिकल साइंस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने वाले लोगों को पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहा जाता है, राजनीतिक वैज्ञानिक, है ना। और भी चीज़ें हैं कि आप व्यवहारिक जीवन को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, देश दुनिया में क्या चल रहा है, राजनीति क्या है। इवन आज जो टॉप जो राजनीतिज्ञ हैं कई सारे हैं जिनके आप पॉलिटिकल साइंस उन्होंने भी पढ़ाई है, आप पढ़िए तो राजनीति में भी कुछ आपको अवसर मिल जाएगा। तो आज हम शुरुआत करेंगे। ये सब्जेक्ट देखो नेट जेआरएफ वाले देख सकते हैं, मेनली यूपीएससी वाले जो हैं उनके लिए तो बनाया ही गया है। ठीक है, और जिनका जीएस है वो भी कई सारी क्लासेस देख सकते हैं, जैसे थिंकर है, आइडियोलॉजी है, पॉलिटी है, आईआर है, और भी कुछ क्लासेस होंगी, मैं बताता जाऊंगा। ठीक है, आज अपनी क्लास शुरू करेंगे। सबसे शुरुआत करेंगे आइडियोलॉजी से, विचारधाराओं से, क्योंकि जब एक व्यक्ति की जब विचारधाराओं को आप समझ लोगे, तो मैं एक थिंकर का नाम लूँगा, थॉमस हॉब्स, मैं नाम लूँगा जॉन लॉक, तो आप तुरंत समझ जाओगे जॉन लॉक क्या है, एक उदारवादी विचारक है। उदारवादी विचारक है तो इससे पहले हम उदारवादी का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, विचारधारा का, जिससे क्लियर हो जाएगा कि जॉन लॉक क्या है, उनका सोचना क्या है, वो क्या कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ से शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक बार क्लास देख लेता हूँ रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं, क्योंकि इससे पहले जो मैंने रिकॉर्ड की थी तो उसमें कुछ व्यवधान आ रहा था तो उसका हटा दिया था। ओके, ठीक है। देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं उदारवाद से, और उसमें से पहले कई सारी विचारधाराएं हैं। तो एक शब्द है राजनीतिक विचारधारा। ठीक है, राजनीतिक विचारधाराएं। ठीक है, तो दोनों शब्दों को समझिए। राजनीतिक विचारधारा, देखिए आपसे और भी टीचरों ने कहा ही होगा, लेकिन मैं भी आपसे पर्सनली यही कहूँगा कि आप जब भी किसी सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करें तो सबसे पहले उनकी शब्दों की समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको कोई भी शब्द हो, सबसे पहले उस शब्द का मतलब समझिए, क्योंकि आपने शब्दों की समझ ली ना, शब्दों को समझ लिया तो आप विषय की बहुत अच्छी जानकारी आपको हो जाएगी, बहुत समझ अच्छी भी हो जाएगी। आप पढ़ते सब कुछ जा रहे हैं लेकिन शब्दों को नहीं समझ पा रहे। जैसे मैंने कहा विचारधारा, अब इसका मतलब क्या है, फिर इसका मतलब क्या है, फिर पूरे का मतलब क्या है, इतना चीज़ समझ ली तो आगे का कॉन्सेप्ट आप खुद ही अपने दिमाग से निकाल सकते हो। ठीक है, जब भी बात की जाती है विचारधारा की, तो विचारधारा का मतलब क्या है, विचारधारा का मतलब है विचारों का संग्रह। ठीक है, किसी के विचार हैं तो विचारों का संग्रह कह सकते हैं। ठीक है, आपको किसी भी विषय वस्तु को लेकर बहुत सारे विचार होते हैं, तो विचारों का पूरा एक स्ट्रक्चर है, पूरा संग्रह है, उसको ही हम विचारधारा बोल देते हैं, या विचारों का समुच्चय बोल सकते हैं। ठीक है, विचारों का समुच्चय को भी विचारधारा बोलते हैं। या और सिंपल शब्दों में समझना है आपको तो आपका नजरिया क्या है, कहते हैं ना लोग, आपका नजरिया क्या है, दृष्टिकोण क्या है, दृष्टिकोण, यही आपकी विचारधारा होती है।
आपका भी किसी विषय वस्तु को लेकर नजरिया क्या, किस नजरिए से उसको देख रहे हैं, तो वही तो आपकी विचारधारा है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो बीजेपी पार्टी है, ठीक है, या कांग्रेस, कोई मान लो, आपने बीजेपी पार्टी देखा, वहाँ पे कोई घटना हुई है, तो आप किस नजरिए से देख रहे हैं। आप अगर आपकी विचारधारा ऐसी है, बीजेपी को सपोर्ट करने वाली है, तो आपको सब चीज़ अच्छी अच्छी दिखेगी, गलत चीज़ें दूसरी पार्टी में दिखेंगी, ऐसा चीज़ें होगी। तो वही आप सोच कहाँ से रहे हैं, जो चीज़ों को अन्वेषण कर रहे हैं आप, वो कहाँ से कर रहे हैं, अपनी विचारधारा से, जो पहले की जानकारी बैठा रखी है आपने, सजा रखी है वो। तो आपका नजरिया क्या है, दृष्टिकोण क्या है, विचारों का समुच्चय क्या है, विचारों का संग्रह क्या है, उसे कहते हैं विचारधारा। ओके, क्लियर हुआ। अब समझ लेते हैं कि राजनीति का मतलब क्या होता है। ठीक है, राजनीति का मतलब ये होता है कि जिसका संबंध राज्य से हो, ठीक है, जिसका संबंध क्या हो, राज्य से हो, उसे राजनीति कहते हैं। क्योंकि राज्य तो हर जगह उपस्थित होता है। पहले थोड़ा सा राज्य समझ लिए, राज्य का मतलब क्या है। देखिए, वैसे अगर राज्य देखा जाए, यहाँ समझा देते हैं राज्य का मतलब क्या है ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में। तो राज्य 4 चीज़ों से मिलकर बनता है। एक, आपके पास जमीन होनी चाहिए, ठीक है, लैंड होनी चाहिए। दूसरे, उस पे रहने वाली जनसंख्या होनी चाहिए, ठीक है, पॉपुलेशन होनी चाहिए। तीसरा, उसकी एक सरकार होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए। चौथा, उसकी संप्रभुता होनी चाहिए, सोवरेनिटी होनी चाहिए। ये जो 4 चीज़ें मिलती हैं, ये 4 चीज़ें मिलती हैं, तब जाकर के राज्य बनता है। जैसे कि फिलिस्तीन एक राज्य नहीं है। ओके, फिलिस्तीन एक राज्य नहीं है, वो एक राष्ट्र है, अभी तक राज्य नहीं है। भारत एक राज्य है, भारत के पास जमीन है, भारत के पास जनसंख्या है, अपनी सरकार और संप्रभुता है। संप्रभुता का मतलब होता है कि हम अपने बाह्य डिसीजन ले रहे हैं, चाहे आंतरिक डिसीजन ले रहे हैं, किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। हमारी विदेश नीति क्या होगी ये हम तय करेंगे, चाइना या पाकिस्तान या यूनाइटेड नेशन तय नहीं करेगा, हम अपनी विदेश नीति तय करेंगे। हम विदेशों के साथ कैसे संबंध बनाना चाह रहे हैं ये हमारा निर्णय होगा, हमारी जनता का निर्णय होगा। जनता ने जो प्रतिनिधि चुन के संसद में भेजे हैं उनका निर्णय होगा, जनता का निर्णय। ठीक है, तो ये राज्य है। अब इसी राज्य का विस्तार देख लें, तो राज्य का विस्तार क्या होता है, तो अब आर्टिकल आप पढ़ लेंगे, आर्टिकल 12 में पढ़ा होगा राज्य का मतलब। तो राज्य का मतलब ये होता है जितनी भी सरकारी मशीनरी है उन सबको राज्य बोल देते हैं। सरकारी मशीनरी यानी कि हमारी कार्यपालिका मान लो सरकार है, राज्य है। हमारा न्यायपालिका है, राज्य है। हमारी संसद है, वो राज्य है। राज्यों में आ जाओ, विधानमंडल है, मंत्रिपरिषद है, ये सब राज्य हैं। ठीक, आपकी लोकल जो अथॉरिटी होती है, लोकल गवर्नमेंट होती है, पंचायत होती है, नगर पालिका है, वो राज्य हैं। ठीक है, आर्मी है, एयरफोर्स है, ये सब राज्य है। पुलिस है ना, आपकी कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट है, ओएनजीसी है, एनटीपीसी है, रेलवे है, ये सब राज्य है। राज्य का मतलब जहाँ भी जो भी चीज़ सरकारी है वो राज्य है, क्योंकि राज्य का विस्तार पूरे हर जगह तक है। ठीक है, आप सरकारी हॉस्पिटल में जा रहे हो, सरकारी हॉस्पिटल है, तो राज्य का ही तो एक टूल्स है, राज्य का ही एक विस्तार है, वो भी राज्य है। समझ रहे हैं ना? हाँ, ओके। अब बात देख लें, अब आप ज़्यादा कायदे समझ पाएंगे कि क्या मतलब है इसका। ले आएंगे कल, ठीक है। राजनीति का मतलब है जिसका संबंध राज्य से हो या फिर जिसका संबंध संघर्ष के समाधान से हो, जिसका संबंध संघर्षों के समाधान से हो। ठीक है, अब कैसे, इसका मतलब क्या है? देखो, पहला ये कि जिसका संबंध राज्य से हो। अगर कोई भी राज्य से संबंध कोई भी मामला होगा तो वो तो राजनीतिक हो जाएगा ना, यानी कि सरकार से संबंधित हो गया, ब्रॉडर कंसेप्ट में देखें, राजनीतिक हो जाएगा। जिसका संघर्षों के समाधान से हो, क्योंकि संघर्ष क्यों होता है? क्योंकि संसाधन सीमित हैं, बहुत सारे लोग और संसाधन सीमित हैं, इसलिए आपस में संघर्ष होता है। और संघर्ष को निपटाता कौन है? तो फिर राज्य आ जाता है, राज्य निपटाता है। एग्जाम्पल के रूप में आप और किसी और के बीच में कोई संघर्ष हो रहा है किसी भी चीज़ को लेकर, निपटान कौन करता है? जुडिशरी, न्यायपालिका निपटान करती है। जुडिशरी क्या है? राज्य, राज्य का ही विस्तार है। यूपीएससी देख लो, यूपीएससी में क्या है? संघर्ष कर रहे हैं कई सारे लोग, कॉम्पिटिशन हो रहा है, और संघर्ष का समाधान कौन कर रहा है? यूपीएससी कर रहा है। कैसे कर रहा है? जिसमें ज़्यादा योग्यता है, या फिर मान लीजिए कि जिसके ज़्यादा अंक आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं, तो उसको
सिलेक्ट कर दे रहे हैं, जिसके कम नंबर आ रहे हैं उसको खारिज कर देते हैं, उसको वो फेल हो जाता है। तो संघर्ष का समाधान किसने किया? यूपीएससी ने किया। यूपीएससी क्या है? एक संवैधानिक बॉडी है, ये राज्य का ही विस्तार, ये सरकारी बॉडी है, राज्य है ये। तो राजनीतिक का मतलब समझे कि जिसका संबंध राज्य से हो या जिसका संबंध संघर्षों के समाधान से हो। विचारधारा का मतलब आपने देखा, विचारों का संग्रह, विचारों का समुच्च, नजरिया क्या है, आपका दृष्टिकोण क्या है किसी चीज को देखने के लिए, ये चीजें क्लियर हुई आई हो। ओके, अब दोनों को मिला के पढ़िए, दोनों को मिला के आप खुद ही निकाल सकते हैं कि विचार, राजनीतिक विचारधारा का मतलब क्या है। यानी कि आपके विचारों का एक ऐसा समुच्च, विचारों का या विचारों का ऐसा संग्रह जिसका संबंध राज्य से हो या जिसका संबंध संघर्षों के समाधान से हो, तो राजनीतिक विचारधारा हो जाएंगी। अब उदारवाद है। उदारवाद एक राजनीतिक विचारधारा है, वो सबसे ज़्यादा आज़ादी को महत्व देते हैं। अब वो हर प्रकार से यही सोचेंगे कि आज़ादी शीर्ष पर रहेगी। अब देखते हैं कि राज्य कैसा होगा, समाज कैसा होगा, राजनीति कैसी होगी, कानून कैसा होगा, व्यक्ति कैसा होगा, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर कैसा होगा, ये सब चीज़ें उसकी आज़ादी के लिए होंगी। आज़ादी के साथ कोई समझौता नहीं। समाजवाद की विचारधारा क्या है? समाजवाद समानता पे बल देता है। अब वो कहेगा कि कोई भी चीज़ हो उसका मूल उद्देश्य है समानता लाना। राज्य क्यों है? समानता लाने के लिए। सरकार क्यों है? समानता लाने के लिए। प्रशासन व्यवस्था क्यों है? न्यायपालिका क्यों है? पुलिस क्यों है? हर चीज़ समानता लाने के लिए। इकोनॉमी क्यों है? समानता लाने के लिए। तो इस तरह से चीज़ें चलती हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा समय इसलिए लगाया कि जब भी विषय को आप पढ़िए, मैंने कहा शब्दों की समझ होनी चाहिए। अब जैसे कि इसमें भी हर चीज़ की समझ होनी चाहिए। और राज्य का देखो मैंने मतलब समझा दिया आपको, राजनीति का समझाया मतलब, विचारधारा का समझाया मतलब, तो ये ऐसी चीज़ें क्लियर होती हैं। बीच बीच में मुझे देखना पड़ता है ताकि कहीं क्लास रुक ना जाए। ओके, एक सेकंड पानी पी लेता हूँ, बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आपने विचारधाराओं का मतलब समझ लिया। अब उदारवाद को देखते हैं, उसको समझते हैं। ठीक है, उदारवाद का मतलब क्या है? देखिए, जिस हिसाब से मैं डिक्टेट कर रहा हूं तो आपको वो उसी हिसाब से आप नोट्स बना लीजिए, अन्यथा फिर हम भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, उदारवाद, ठीक है, उदारवाद क्या है? जिसे कहते हैं लिबरल, ठीक है, आइडियोलॉजी, लिबरल आइडियोलॉजी या फिर उदारवाद। ठीक है, उदारवाद क्या है? तो उदारवाद का जब भी मतलब समझोगे, उदारवाद का मतलब है खुलापन से। उदारवाद का मतलब है खुलापन से, यानी कि ओपननेस से, खुलापन। ठीक है, उदारवाद को समझना है तो धीमे धीमे ही समझेंगे, तो शुरुआत धीमे धीमे करते हैं। उदारवाद यानी कि ओपननेस, यानी खुलापन। ये खुलेपन में भरोसा करते हैं। खुलेपन यानी कि आज़ादी की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, चैन की बात करते हैं, निजता की बात करते हैं। ठीक है, और जो उदारवाद है, उदारवाद एक आधुनिक विचारधारा है। ठीक है, वो आधुनिक विचारधारा है। उदारवाद एक आधुनिक का मतलब मॉडर्न। ठीक है, उदारवाद क्या है? उदारवाद का मतलब खुलापन से है। अभी बहुत डिटेल में देखेंगे उदारवाद की मूल मान्यताएं क्या हैं, फिर शास्त्रीय उदारवाद क्या है, नकारात्मक उदारवाद, फिर कल्याणकारी राज्य क्या है, सकारात्मक उदारवाद क्या है, फिर नव उदारवाद क्या है, फिर समुदायवाद क्या है, संस्कृतिवाद क्या है, बहुसंस्कृतिवाद, समुदायवाद, उदारवाद के बीच संबंध क्या है, विरोध क्या है, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से देखते हैं। अब मैंने कहा कि उदारवाद क्या है? खुलापन होता है और एक आधुनिक विचारधारा है। अब सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन लोगों के बीच होता है, वो आधुनिक का मतलब नहीं समझ पाते। आधुनिक विचारधारा है, तो अब आपको ये समझना है, मैंने कहा शब्दों की समझ होनी चाहिए आपको। आधुनिक का मतलब क्या है? सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, क्या आधुनिक का मतलब कपड़ों से है?
क्या आधुनिक का मतलब पाउडर वाउडर लगाने से है, या फिर विचारों से, या फिर कुछ और है? हुँ? तो सबसे पहले आधुनिक का समझते हैं, क्योंकि आधुनिक का मतलब हम समझ लेंगे यहाँ पे तो हमें क्लियरिटी आ जाएगी कि उदारवाद आखिर में किस दिशा में जा रहा है, चाहता क्या है। ठीक, ओके। आधुनिकता का मतलब होता है, आधुनिकता कहता है कि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति तार्किक है। ठीक है, व्यक्ति क्या है, व्यक्ति विवेकशील है। आधुनिकता बात करता है, आधुनिकता तर्क पे जोर देता है, लॉजिक, वो हर चीज में लॉजिक करता है। अगर ये ऐसा है तो क्यों है, ये मान्यताओं, परंपराओं, प्रथाओं की बात नहीं कि किसी ने बोल दिया तो मान ले, नहीं। हम तर्क करेंगे, हम लॉजिक की बात करेंगे, हम कहेंगे विवेकशील की बात करेंगे, विवेक की बात करेंगे। और वहीं से फिर जब तर्क की बात होती है, विवेकशील की बात होती है, वहीं से विज्ञान का जन्म होता है, विज्ञान का जन्म होता है, वहीं से आपका भौतिकवाद का जन्म होता है। ठीक है, वहीं से आपका औद्योगिकरण हुआ, औद्योगिकरण हुआ, उसका जन्म होता है। औद्योगिकरण होगा तो शहरीकरण उसके पीछे पीछे आएगा, शहरीकरण का जन्म होता है। यहीं से जब व्यक्ति विवेकशील माना जाएगा, लॉजिक की बात की जाएगी, तो यहीं से व्यक्तिवाद का जन्म होगा। व्यक्तिवाद, पहले समुदायवाद होता था, यहीं से राष्ट्रवाद का विचार आ जाएगा। और ये सारी चीज़ों को जोड़ के बताता हूँ आपको। ठीक है, सारी चीज़ों को देखिए। जब आधुनिक विचारधारा का मतलब क्या, आधुनिक विचारधारा, उदारवाद एक आधुनिक विचारधारा है। तो आधुनिक विचारधारा का मतलब जो कहती है तर्क पे बल देते हैं, विवेक पे बल देते हैं। कोई भी चीज़ है, हर चीज़ में लॉजिक लगाते हैं, हर चीज़ में अपने विवेक का प्रयोग करते हैं, तब देखते हैं कि ये सही है कि गलत है, और सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। ये सारी जहाँ तर्क और विवेक की को जगह दी जाती है, उसके बाद विज्ञान उसके पीछे पीछे आ जाती है, क्योंकि बिना विवेक के, बिना तर्क के विज्ञान नहीं आगे बढ़ सकती है। ऐसे देख लीजिए, यूरोप में एक समय था, बहुत ज़्यादा अंधविश्वास था, पाखंड था, परंपराएं, प्रथाएं, और जो चर्च का और पोप का ऐसा बुरा वो दौर था उस समय कि विज्ञान के लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन वहाँ पे पुनर्जागरण हुआ, धर्म सुधार आंदोलन हुआ, कई विचारधाराएं हुई, औद्योगिकरण, शहरीकरण हुआ। तो वहाँ पे फिर थोड़ा थोड़ा समाज में खुलापन आया, विवेक को महत्व दिया गया। ठीक है, तो उसके बाद यूरोप जब विवेक को महत्व दिया, तर्क को महत्व दिया, तो यूरोप कहाँ से कहाँ पहुँच गया। एक समय यूरोप का अपने आप में एक काला अध्याय रहा है, काला इतिहास रहा है यूरोप का। बहुत सारे धर्म युद्ध हुए इन लोगों के बीच में, कैथलिक, प्रोटेस्टेंट, ठीक है, ईसाई और आपके ये जो इस्लाम जगत है, इनके हर दिन हजारों लाखों लोग मारे जाते थे। ये स्थिति थी, लेकिन उसने लॉजिक को जगह दी, तर्क को देखा, धीमे धीमे सुधार हुआ। आज यूरोप विज्ञान के क्षेत्र में शीर्ष पर है। जितने भी नए इनोवेशन हुए वो पश्चिम में ही हुए हैं, वो बात अलग है। जो हमारा प्राच्य है, यानी कि चीन है, जापान, ये भी अब उस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, हम भी बढ़ रहे हैं। और जब विज्ञान की बात आती है तो पारलौकिक चीज़ों को खारिज कर दिया जाता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की ये विचारधारा, किसी भी प्रकार की परंपरा है, प्रथा है, कुछ नहीं मानती है, क्योंकि इनके लिए जगह ही नहीं है विवेक के लिए। और वो जगह जहाँ पे लॉजिक की और विवेक की बात नहीं होती है तो विज्ञान नहीं है। आप देख लीजिए, जो भी इस्लाम जगत है, कुछ कंट्री वहाँ पे थोड़ा डेवलप हो गए हैं, लेकिन मैक्सिमम उनके पीछे पिछड़ेपन का कारण क्या है, उन्होंने अपने जो धर्म की चीज़ें हैं, मजहब की चीज़ें हैं, उनमें उन्होंने आज़ादी नहीं दी लोगों को। ठीक है ना, सोचने की आज़ादी नहीं दी। और जब सोचने की आज़ादी नहीं दोगी तो आपके यहाँ आइंस्टीन पैदा नहीं हो पाएंगे, आपका समाज पीछे रह जाएगा। ये सारी चीज़ें, औद्योगिकरण, शहरीकरण, विज्ञान आएगी तो विज्ञान आएगी तो टेक्नोलॉजी आएगी, फिर औद्योगिकरण, शहरीकरण तो हो ही जाएगा। जब तर्क आएगा, विज्ञान आएगी, ये सब होगा, औद्योगिकरण, शहरीकरण होगा, तो शहरों में क्या होते हैं लोग, व्यक्तिवाद बढ़ता है। जो जॉइंट फैमिली है उसका कंसेप्ट टूट जाता है, न्यूक्लियर फैमिली का जन्म होता है, वहीं से व्यक्तिवाद आता है, मेरी आज़ादी, ठीक है, मैं जैसा चाहूँ वैसा करूँ, व्यक्तिवाद आता है। वहीं से धीमे धीमे राष्ट्रवाद उठता है, क्योंकि आधुनिक विचारधाराएं ये सब विरोध करती हैं राजा या इन सब चीज़ों का, क्योंकि वो सीधा कहते हैं कि राजा को कोई मतलब नहीं बनता है,
हम विवेकशील है, हमें आज़ादी चाहिए, ये सारी चीज़ें। ओके, तो उदारवाद एक आधुनिक विचारधारा है, और आधुनिक विचारधारा का मतलब मैंने आपको बता दिया, इन्हीं चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अगला देखा जाए कि उदारवाद को समझने से पहले ये और देख लेते हैं कि उदारवाद किसके विरुद्ध में आया है। उदारवाद किसके विरुद्ध आया था, क्यों आया था, क्या चल रहा था आखिर में ऐसा, किसके विरुद्ध आया है, ये देख लेना जरूरी है। ठीक, उदारवाद किसके विरुद्ध आया, तो उदारवाद बढ़ेकवाद के विरुद्ध में आया। एक शब्द है बढ़ेकवाद, ठीक है, बढ़ेकवाद के खिलाफ आया। मर्केंटलिज्म होता है, मर्केंटलिज्म, उसके खिलाफ आया। दूसरा है आपका जो धार्मिक प्रभुत्व था, धार्मिक प्रभुत्व, उसके खिलाफ आया। इसके अलावा आपका रूढ़िवाद के खिलाफ आया, रूढ़िवाद के खिलाफ आया, ठीक है, चर्च के खिलाफ आया, पोप के खिलाफ आया, जो तानाशाही थी, शायद इतना नीचे देखेगा नहीं आपको। इसके अलावा, ठीक है, तानाशाही, तानाशाही हो, ठीक है, सामंतवाद हो, इनके खिलाफ आया। अब ये सारी चीज़ों को समझिए, मैं देखता हूँ इसको, ये नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है आपको। ओके, देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि उदारवाद का मतलब बता, ये सारी चीज़ें बता दी। अब उदारवाद किसके विरुद्ध आया, तो देखिए उदारवाद जब आया, जाहिर सी बात है ये एक खुलेपन की बात कर रहा है, तो इससे पहले बंद चीज़ें होंगी, इससे पहले बहुत बुराइयां होंगी, बहुत पाखंड होंगे। तो बढ़ेकवाद चल रहा था, बढ़ेकवाद चल रहा था, बढ़ेकवाद में यार मर्केंटलिज्म चल रहा था। इसका मतलब होता है हर एक राज्य कहता है कि हमें एक्सपोर्ट को तो बढ़ाना है, लेकिन इंपोर्ट को नहीं करने देना है, यानी कि निर्यात को प्रोत्साहित करो और आयात को हतोत्साहित करो। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं कि 50% का टैरिफ भारत पे लगा दिया, और भी दुनिया भर के देशों के पास ऊपर टैरिफ लगाते जा रहे हैं। तो वो करने का क्या प्रयास कर रहे हैं, वो व्यापार संरक्षण कर रहे हैं, ठीक है, व्यापार को संरक्षण कर रहे हैं कि हमारी आंतरिक जो घरेलू उद्योग है उनका संरक्षण हो, हम एक्सपोर्ट तो करें लेकिन इंपोर्ट कम से कम करें। तो ये बढ़ेकवाद है, इसी विचारधारा के विरुद्ध में ये आया, क्योंकि उदारवाद जिस हिसाब से इकोनॉमी को आगे बढ़ाना चाह रहा था वो बढ़ नहीं पा रही थी, और ये जो होता है ये आज़ादी को सीमित कर देता है, तो इसके विरुद्ध आया। धार्मिक प्रभुत्व था, एक समय था कि यूरोप में स्थिति ये थी कि चर्च का, पोप का ऐसा शासन होता था कि जैसे कि लोगों से कहा जाता था वहाँ पे, क्रिश्चियन लोगों से, क्योंकि क्रिश्चियनिटी वहाँ पे पाई जाती है, कि आपको अगर स्वर्ग में जाना है तो आप हमें एक निश्चित मात्रा में अमाउंट दीजिए, और बदले में हम आपको एक लेटर होता था, या उसी को कह देते हैं, उसको कहते थे उसको, वो एक कागज़ का एक पत्र है, उस पर सारा लिख देते थे कि आपको स्वर्ग जाने का एक प्रमाण पत्र, एग्जैक्टली हाँ, स्वर्ग जाने का प्रमाण पत्र चर्च जारी कर देता था कि आपने इतना अमाउंट दे दिया है, अब आप स्वर्ग चले जाओगे मरने के बाद। अब मरने के बाद कौन कहाँ जाएगा पता ही नहीं। ये तो ठीक वैसी बात हो गई कि मरने के बाद वहाँ से कोई आया नहीं, और जिंदा यहाँ से कोई वहाँ गया नहीं, तो स्वर्ग और नरक का कंसेप्ट आया कहाँ से, समझ रहे ना। तो ये बात हो गई। तो धार्मिक प्रभुत्व बहुत ज़्यादा था, लोगों से टैक्स भी लिया जाता था, जो चर्च हुआ करते थे, पोप हुआ करते थे, ये लोगों से टैक्स लिया करते थे। लोगों को बाइबल पढ़ने तक का अधिकार नहीं था, लोगों के जीवन बड़ा बुरी तरीके से जी रहे थे वो लोग। तो धार्मिक प्रभुत्व, इवन धार्मिक प्रभुत्व ये जो था, ये धार्मिक प्रभुत्व राज्य पर भी होता था, ये राज्य को भी कंट्रोल किया करते थे। राज्य का मतलब राजा को, क्योंकि प्राचीन काल में या मध्यकाल में राज्य का पर्याय राजा, राजा का पर्याय ही राज होता था। राज्य का मतलब राजा, राजा का मतलब राज हुआ करता था। तो ये भी होता था। सामंतवाद हुआ था, सामंतवादी व्यवस्था होगी तो छोटे छोटे क्षेत्र होंगे, छोटे छोटे क्षेत्र होंगे, हर एक टैक्स लगाएंगे, तो व्यापार आगे कैसे बढ़ेगा। माने कि आप 10 रुपए की चीज़ लेके
ए राज्य में गए, उसने 5 रुपये टैक्स लगा दिया, 15 हो गई। बी में गए, उसने लगा दिया 5 रुपये, 20 की हो गई। फिर लगा दिया, लास्ट तक पहुँचे आप, 100 रुपये की चीज़ हो गई। कौन खरीदेगा? लॉजिस्टिक कॉस्ट इतना महंगा आपका होगा। तो ये सारी इनके विरुद्ध है। रूढ़िवाद चल रहा था, तानाशाही बहुत ज़्यादा चल रही थी। और जो उदारवादी विचारधारा है, ये खुलेपन की बात करता है, ये आज़ादी की बात करता है। अभी देखेंगे और डिटेल में इनको सारी चीज़ों को। तो जब ये आज़ादी की बात करेगा तो क्या तानाशाही आज़ादी रहने देगी? नहीं रहने देगी ना, क्योंकि तानाशाही और आज़ादी इस तरह से है, तानाशाही बढ़ेगी तो आज़ादी क्या होगी? खत्म हो जाएगी। तो तानाशाही तो इसको भी खत्म करना था। रूढ़िवाद आएगा तो विवेक को जगह नहीं मिलेगी, रूढ़िवाद होगा तो आज़ादी नहीं मिलेगी, चयन की आज़ादी नहीं मिलेगी। ये रूढ़िवादिता तो है भारत में कि मतलब व्यक्ति को अपना व्यवसाय चुनने की आज़ादी तक नहीं देते हैं। वर्ण व्यवस्था में एक खास समुदाय को खास काम करने के लिए बाध्य कर दिया, ये रूढ़िवाद ने, ये धार्मिक प्रवृत्ति ने, तो इन सब के खिलाफ है। चर्च है, पोप है, इन सब के खिलाफ है। आई होप ये सारी चीज़ें आप समझ रहे हैं, ठीक है। और धार्मिक प्रभुत्व में ये भी है कि ये कहने लगते थे कि क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, है ना। तो लोग फिर प्रमोट नहीं हो पाते, लोग इकोनॉमी में आगे बढ़ नहीं पाते। वो सोचते हैं कि कुछ लेके नहीं आए, कुछ लेके जाना ही नहीं, तो कमाना किस लिए है। भारत के पिछड़ेपन के पीछे का कारण, लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, गरीब हैं, उनके पीछे एक बहुत बड़ा कारण रहा है ये जो पंडित समुदाय है, ब्राह्मण समुदाय है, जो पुरोहित समुदाय रहा है। चाहे इसमें जो इनके तथाकथित संत समाज के लोग रहे हों, एक समय हुआ करता था, तुलसीदास हुए, रैदास हुए, है ना, कबीरदास हुए, वो संत थे, वो तो सच्चे संत थे। उन्होंने समाज में को सुधारने के लिए डेली रोते थे, ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन आमतौर पे जो संत के भेष में जो चोला ओढ़े रहते हैं, तो इन लोगों ने समाज को बहुत क्षति पहुंचाई है। इन्होंने ये अंदर भर दिया है लोगों के कि क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, जबकि खुद रोल्स रॉयल्स पे बैठ के आते हैं, मर्सिडीज पे बैठ के आते हैं और कथा वाचन करते हैं। लोग कहते हैं क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, खुद 50 लाख रुपए लेके जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ये भौतिकवाद को हतोत्साहित कर रहे थे, जबकि खुद भोग विलास में जी रहे थे। तो ये भी इकोनॉमी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, समाज को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। तो ये सारी चीज़ें थी। ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। आप इन चीज़ों को इसी हिसाब से डिक्टेट करते जाओ। उसके अलावा फिर आपको नोट्स दे देंगे, वो भी आप और पढ़ सकते हैं, और चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। हालांकि इन सब चीज़ों से क्लियर हो जाता, बस ये है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत व्यवहारिक शब्द हैं, ठीक है। ये देखो, व्यवहारिक शब्दों को समझा रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा कुछ टेक्निकल चीज़ें, भाषा आ जाती हैं, कुछ कोटेशन बोल दिया किसी ने, हाँ, क्योंकि अब मैं उस हिसाब से पढ़ाऊँगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। एक बार आप समझ बना लीजिए, उसके बाद तो आप कोई भी किताब उठा के पढ़ लीजिए, कोई भी नोट्स उठा के पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपको, ठीक है। अब आते हैं उदारवाद की मूल मान्यताओं को समझ लेते हैं, ठीक है। उदारवाद की मूल मान्यताएं, ठीक है। उदारवाद की मूल मान्यताएं क्या रही हैं? पहला है कि ये व्यक्ति प्रधान चिंतन है। व्यक्ति प्रधान चिंतन है। तो इसका मतलब समझिए, व्यक्ति प्रधान चिंतन का मतलब है, इसी को हम व्यक्तिवादी भी बोल देते हैं, व्यक्तिवादी है, बस शब्द बदलते जाएंगे, मतलब वही रहेगा, ठीक। उदारवाद एक व्यक्ति प्रधान चिंतन है और सारी चीजें उदारवाद की इसी में छिपी हुई है। इन्हीं चीजों को मुकम्मल करने के लिए बहुत सारी चीजों पे बात करेंगे, ठीक है। व्यक्ति प्रधान चिंतन का मतलब क्या है? इसमें यह माना जाता है उदारवाद में कि व्यक्ति विवेकशील है, व्यक्ति तार्किक है, व्यक्ति लॉजिक करना जानता है, उसमें बुद्धि होती है, इसलिए उसको खुला छोड़ दिया जाए। उसके लिए क्या हित है, क्या एथ है,
उसे कैसे अपना कल्याण करना, कैसे अपनी भलाई करना है वो जानता है। इसलिए व्यक्ति को आज़ाद छोड़ दिया जाए, व्यक्ति को चैन की आज़ादी दे दी जाए, चुनाव का अधिकार दे दिया जाए, क्योंकि वो तार्किक है, वो अपना भला बुरा सब कुछ जानता है। ठीक है ना। जब ठीक है, ये हो गया। अब व्यक्ति प्रधान जब चिंतन है तो इसका मतलब ये केंद्रीय महत्व किसको देंगे? व्यक्ति को देंगे। ये कहते हैं कि व्यक्ति ही सर्वोच्च है, व्यक्ति साध्य है और हर चीज साधन है, व्यक्ति केंद्रीय है। इसका मतलब अब ये समाज को नहीं मानेंगे, क्योंकि समाज को मानेंगे व्यक्ति की आज़ादी सीमित हो जाएगी। व्यक्ति को साध्य मानते हैं, साध्य साधन आपने सुना होगा ना, अभी समझा देंगे। समाज को नहीं मानेंगे, किसी प्रकार की संस्कृति को नहीं मानेंगे, परंपरा को नहीं मानेंगे, धर्म को नहीं मानेंगे, चर्च को नहीं मानेंगे, पोप को नहीं मानेंगे, तानाशाही को नहीं मानेंगे, राजतंत्र को नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब वो चीज़ें हैं जो व्यक्तिवाद को हतोत्साहित करती हैं, जो व्यक्ति की आज़ादी को समाप्त कर सकती हैं। तो ये सीधे ये कहते हैं, इनका सीधा मतलब होता है कि मैं रात में 12 बजे छत पे खड़े होकर चिल्लाऊं और मुझे रोकने वाला कोई ना हो। व्यक्तिवाद का मतलब ये है। एक तरीके से आपको देखने में लग रहा होगा कि ये कहीं अराजकवादी तो नहीं है, ये तो इस तरह की बात कर रहे हैं कि इनके ऊपर कोई रोक टोक हो ही ना, है ही नहीं कोई रोक टोक। तो ऐसा नहीं है, ये व्यक्तिवादी तो हैं लेकिन ये अराजकवादी नहीं है। ये व्यक्तिवादी तो है लेकिन अराजकवादी नहीं है। अराजकवादी का मतलब क्या होता है? इन्होंने क्या रखा है कि हम कानून का पालन करेंगे, हम संविधान का पालन करेंगे, जो भी लॉ एंड ऑर्डर है हम उसको मेंटेन रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कानून की धज्जियां उड़ा के कहेंगे कि हम आज़ादी मना रहे हैं अपनी, नहीं, कानून के दायरे में रह के करेंगे। लेकिन ऐसा विधि का शासन होगा वो मिनिमम होगा। विधि का शासन क्यों होगा? व्यक्ति की आज़ादी बनी रहे। कानून क्यों होंगे? बनी रहे। राज्य क्यों होगा? राज्य का मतलब सरकार, कानून, पुलिस, ये सारी व्यवस्था, ये किस लिए होगी? ताकि व्यक्ति की आज़ादी बनी रहे। तो अराजकवादी का मतलब क्या होता है? थोड़ा अराजकवादी शब्द को समझ लीजिए, क्योंकि मैंने बार बार आपको रिपीट करवा रहा हूँ कि शब्दों की समझ अच्छे से होनी चाहिए आपको, फिर चाहे कोई भी विषय हो। अराजकवादी मतलब होता है, अराजकवादी मतलब होता है जो राज्य को ही नहीं मानते। ये कहते हैं राज्य को फूंक देंगे, जला देंगे, बर्बाद कर देंगे। राज्य का मतलब कि जैसे जैन जेड आंदोलन है नेपाल में चला, जैसे कि हम सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे, हम राज्य को तोड़ देंगे, न्यायपालिका को तोड़ देंगे, संसद को ख़त्म कर देंगे, पुलिस नहीं होगी, आर्मी नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, सिर्फ हमारी आज़ादी होगी। तो ये अराजकवादी होते हैं। ठीक है, तो ये व्यक्ति प्रधान चिंतन है। कहते हैं व्यक्ति तार्किक है, ठीक है, लॉजिक करता है, विवेकशील है, उसको खुला छोड़ दो। लेकिन ये अराजकवादी नहीं है। क्यों? क्योंकि इस विधि का पालन करते हैं, संविधान का पालन करते हैं, राज्य को मानते हैं, विधि को मानते हैं, कानून को मानते हैं। ठीक, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अराजकवादी हो जाएगा तो फिर उसमें व्यक्ति प्रधान चिंतन नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि वहाँ पे फिर वो आज़ाद नहीं रह पाएगा। मान लीजिए आर्मी हटा दी जाए, पुलिस हटा दी जाए, आर्मी छोड़ दीजिए, आर्मी बनी रहे, पुलिस ही हटा दी जाए केवल, तो क्या लगता है कि 2-3 घंटे में सारी व्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। ये जो व्यक्ति आपको सभी लोग देख रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, वो राज्य के भय से अच्छे हैं। 1 घंटे के लिए पुलिस हटा दी जाए, न्यायपालिका हटा दी जाए, जुडिशरी सिस्टम, जो भी सरकारी सिस्टम है सब हटा दिया जाए, व्यक्तियों को आज़ाद छोड़ दिया जाए, तो ये अराजक व्यवस्था कहलाएगी। लगभग सारे लोग मारे जाएंगे, उनमें से जो ताकतवर लोग होंगे, कुछ मुट्ठी भर ताकतवर लोगों के ग्रुप बनेंगे, वो रहेंगे और वो भी एक दूसरे से लड़ाएंगे। तो ये होता है। व्यक्ति कैसा है वो तो तब देखेगा जब उसे अवसर मिलेगा। अभी तो कानून के भैंसे वो अच्छा दिखने का एक नकाब पहने रहता है, कोई भी हो। आप में से जो लोग देख रहे हैं अधिकांशतः आप में भी ऐसे ही हो सकते हो। मानव स्वभाव की बात कर रहे हैं कि थॉमस हॉब्स तो यही कहता है ना कि हर एक व्यक्ति स्वार्थी है, लालची है, आधिपत्यवादी है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये बात आपने समझी। व्यक्तिवादी मतलब अराजकवादी नहीं है, क्योंकि अराजकवादी राज्य को ही नहीं मानते, ये राज्य को मानते हैं, कानून को मानते हैं, संविधान को मानते हैं। अगला जो मैंने इसी में बता दिया है, ये क्या करते हैं? तर्क को महत्व देते हैं। ठीक है, तर्क को महत्व देते हैं, विवेक को महत्व देते हैं कि व्यक्ति क्या है,
विवेक को महत्व देते हैं कि विवेकशील है व्यक्ति, ठीक है, ये सारी बातें करते हैं। जब तर्क को महत्व देंगे तो फिर क्या होगा, अब इनसे कई सारी चीज़ें हो जाएंगी, जैसे इकोनॉमी की बात कर लें, सोसाइटी की बात कर लें, रिलीजन की बात कर लें और पॉलिटिक्स की बात कर लें। देखो, जब ये तर्क को महत्व देते हैं, इनसे क्या क्या होता है। इकोनॉमी, आपने देखा कि वर्ण व्यवस्था ने क्या किया, वर्ण व्यवस्था ने सो कॉल्ड दलित लोग हैं या फिर भंगी समुदाय के कुछ लोग होते हैं, तो उनको क्या काम दे दिया, ठीक है ना, जो मल होता है उसको साफ करने का काम दे दिया है, नालियाँ साफ करने का काम दे दिया है। आप देख रहे हैं ना कि वर्ण व्यवस्था ने खास जाति को खास काम दे दिया है। क्यों, कैसे, अगर तर्क और विवेक का प्रयोग करेंगे तो यहाँ सब सुधार हो जाएंगे, सारी चीज़ें खारिज हो जाएंगी, फिर भंगी का बेटा भी IAS बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, बात समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ें सोसाइटी में जाति प्रथा के नाम पे आपने जो कुछ को नीच बोल दिया, सो कॉल्ड, उसको आपने हाई कास्ट बोल दिया, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं, सभी व्यक्ति होते हैं, सभी जन्म से इंसान है। तो ये चीज़ों में सुधार आ जाएगा। रिलीजन के बेस पे बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, पॉलिटिक्स के बेस पे बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो जब तर्क और विवेक का यूज करेंगे तो ये सब चीज़ें खारिज हो जाएंगी। इनसे सब क्या हो रहा है, इन सबसे मेनली व्यक्ति आज़ाद हो रहे हैं, इससे व्यक्ति क्या हो रहे हैं, आज़ाद हो रहे हैं। व्यक्तियों को चुनाव की आज़ादी मिल रही है, चुनाव की आज़ादी, व्यक्ति को स्वतंत्रता मिल रही है। अब आप देखें, उदारवाद का मतलब क्या है, खुलापन से है, आज़ादी से है, इनका केंद्रीय मूल आज़ादी है। हर काम आज़ादी के लिए तो कर रहे हैं, चाहे व्यक्ति प्रधान चिंतन की बात हो, चाहे तर्क और विवेक को मानना हो, यहाँ आज़ादी मिल जाएगी, चुनाव की आज़ादी मिल जाएगी, हम कोई भी व्यवसाय चुन सकते हैं, इवन किसी व्यक्ति से विवाह जैसी बात हो वो चुनाव है, स्वतंत्रता मिल गई इन लोगों को, समाज से स्वतंत्रता मिल गई, जाति से, धर्म से, है ना, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, तीसरा है स्वतंत्रता की बात कर लो, स्वतंत्रता जो कि जिसके लिए बात ही होती है। इसके अलावा अधिकार की बात कर लो। देखिए, ये दोनों चीज़ें थोड़ा थोड़ा एक ही होती हैं, इसलिए एक साथ मैंने लिख दिया है, ठीक है। स्वतंत्रता है, अधिकार है। जो उदारवादी होते हैं सबसे ज़्यादा जोर तो स्वतंत्रता पे ही देते हैं। व्यक्ति प्रधान चिंतन का ही मतलब है कि हम व्यक्ति को लिबरेशन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन लिबरेशन की बात कर रहे हैं, कि जितनी भी मानव को जंजीरों ने झगड़ा हुआ है, हर प्रकार की वो जंजीरों को तोड़ तोड़ के उसको फेंक देंगे। चाहे समाज के रूप में जंजीरें हों, चाहे परंपराओं प्रथाओं के रूप में जंजीरें हों, चाहे राजनीतिक रूप में हों, चाहे धर्म ने जंजीरें बांधी हों, चाहे लिंग ने जंजीरें बांधी हों, चाहे काले गोरे ने जंजीरें बांधी हों, सारी जंजीरों को तोड़ने का नाम ही उदारवाद है। क्योंकि यहाँ स्वतंत्रता की बात होती है, कोई बंधन नहीं, यानी कि ये सीधी बात करते हैं बंधनों से मुक्ति, बंधनों से मुक्ति की बात करते हैं, ठीक है, बंधनों से मुक्ति, अधिकारों पे जोर देते हैं। अब देखिए, स्वतंत्रता की बात कर ली, अब फिर सारा कॉन्सेप्ट आप निकाल सकते हो। स्वतंत्रता किससे, चर्च से आज़ादी, किससे स्वतंत्रता, पोप से स्वतंत्रता, सामंतवाद से, तानाशाही से, धर्म से स्वतंत्रता, समाज से स्वतंत्रता, परिवार से स्वतंत्रता, प्रथाओं से, परंपराओं से, हर चीज से स्वतंत्रता की बात करते हैं। अधिकार, इसमें जॉन लॉक कहते हैं, देखिए जब भी बात आएगी उदारवाद की, तो उदारवाद के जो शास्त्रीय उदारवाद की बात आएगी, आगे बात करेंगे, तो उनके प्रतिपादक माने जाते हैं, तो वो जॉन लॉक माने जाते हैं। और जॉन लॉक कहते हैं कि व्यक्ति, जॉन लॉक अभी बाद में भी लिखा देंगे आपको, ठीक है, जॉन लॉक कहते हैं कि व्यक्ति जन्म से ही कुछ प्राकृतिक अधिकारों का स्वामी होता है, यानी कि जन्म से ही वो कुछ अधिकार लेके पैदा होता है, जैसे कि जीवन का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, और आपका स्वतंत्रता, ठीक है। जॉन लॉक कहते हैं कि जैसे कि जन्म से ही वो कुछ अधिकारों का स्वामी होता है, जनजाति कुछ अधिकार लेके जन्म होता है, संपत्ति हुआ, जीवन का अधिकार हुआ और स्वतंत्रता हुआ। और इन्हीं तीनों अधिकारों में से बहुत सारे अधिकार होते हैं, वो भी निकल आते हैं। तो ये बात हो गई आपकी, ठीक है। तो आपने देखा स्वतंत्रता। अगला ये बात करते हैं, यहाँ दिख रहा है इतना, एक सेकंड,
ये ब्लर जैसा कैसा आने लगता है, ये समझ नहीं आता है। खैर कोई नहीं, अपना कंटिन्यू करते हैं। ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ जाती है, इसमें पहले भी आ गई थी, बीच में बंद किया था। ये पुरानी मूवियाँ होती थी ना, थोड़ा ऐसा ऐसा होता रहता है। खैर कुछ नहीं, देखते हैं। कोई नहीं, आप सही से देखिए और सुनिए। ठीक है, अगला है, ये बात करते हैं संवैधानिक राज्य की। ठीक है, संवैधानिक शासन की बात करते हैं, या इसी को कह दो सीमित राज्य। सीमित राज्य, इन सबको अभी डिटेल में सारी और चीजें आगे देखी जाएंगी। अभी तो एक नमूना आपको दे रहे हैं, एक्सपोजर दे रहे हैं, जिससे कि आप क्लियर हो जाए कि उदारवाद मीन्स है क्या। तो ये कहते हैं सीमित राज्य होना चाहिए, सीमित सरकार होनी चाहिए, संवैधानिक शासन होना चाहिए, संवैधानिक सरकार होनी चाहिए। इसका मतलब होता है कि सरकार बहुत सीमित होनी चाहिए, सरकार का विस्तार नहीं होना चाहिए। क्योंकि सरकार का विस्तार होगा तो व्यक्ति की आज़ादी घटेगी। तो करना क्या है, तो राज्य का काम क्या होगा, राज्य का काम एक वॉच डॉग की तरह होगा कि केवल 2-3 काम करेगा। ये इसके पास आर्मी होगी। जो उदारवादी लोग हैं ये कह रहे हैं, इनके हिसाब से राज्य का मतलब क्या होगा, राज्य का मतलब यानी कि जैसे हमारे देश की व्यवस्था है कैसी होगी सरकार, ऐसे एज्यूम करिए। एक तो आर्मी होगी जो कि सीमाओं की सुरक्षा करेगी बाहरी शत्रुओं से, पुलिस रहेगी जो लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखेगी, और जो मालिक मजदूरों के बीच में जो एग्रीमेंट होंगे उनको सरकार ध्यान रखेगी। बस इसके अलावा सरकार कुछ नहीं काम करेगी, सिर्फ इतना ही राज होगा। बाकी व्यक्ति को खुला छोड़ दिया जाए, वो अपना विकास कर लेगा, अपना भला कर लेगा। ये जो उदारवादियों की शुरुआत की मान्यता थी वो यही थी। ठीक, इतना स्टेट होना चाहिए, सीमित सरकार होनी चाहिए। अभी और डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा सहिष्णुता की बात करते हैं, टॉलरेंस की, यानी कि यहीं से आता है सेकुलरिज्म, सेकुलर स्टेट का कंसेप्ट, सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट आता है। पंथ निरपेक्षता या जैसे धर्म निरपेक्षता कहते हैं भारतीय संदर्भ में, पंथ निरपेक्षता, और जो पाश्चात्य जगत है उसके लिए धर्म निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक और चीज है वो भी देख लीजिए। एक है आपका, हाँ, आर्थिक प्रणाली कैसी होगी, आर्थिक प्रणाली होगी आपकी पूंजीवादी। ठीक है, पूंजीवादी, इसी को बाजारवादी व्यवस्था भी कह दो। ठीक है, पूंजीवादी या फिर बाजारवादी व्यवस्था। जो भी उदारवादी लोग हैं, उदारवादी लोगों की जो अर्थव्यवस्था होगी उसका स्वरूप क्या होगा, तो उनका पूंजीवाद अपनाएंगे, बाजारवाद। इसका मतलब होता है कि राज्य का कोई नियंत्रण नहीं होगा इनमें, सरकार का कोई दखलंदाजी नहीं होगी अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था में किस चीज़ का उत्पादन करना है, हमें बिस्किट बनाने हैं या फिर अफीम बनानी है, कितने मात्रा में अफीम या बिस्किट बनाने हैं, कैसे वितरण करना है, सब हमारा जिम्मेदारी होगी। मार्केट की यानी कि व्यक्ति की आज़ादी होगी। जैसे मार्केट में डिमांड होगी वैसे हम सप्लाई करेंगे, वैसे उत्पादन करेंगे। राज्य कल को आके कुछ नहीं कहेगा कि आप ये उत्पादन करो, इनको करो, वो करो, दवाइयाँ सस्ती दे दो, खाने की चीज़ें सस्ती दे दो, ऐसा कुछ नहीं। राज्य कुछ नहीं करेगा, हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। तो यहाँ पे ये मुक्त अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है, इसमें कोई भी किसी प्रकार का राज्य का कोई प्रतिबंध नहीं होता है, पूर्ण तरीके से ही बंधनों से मुक्त होती है। ठीक, ओके। और ठीक, और ये जो पूंजीवाद का कंसेप्ट था, तो पूंजीवाद का कंसेप्ट देने का काम किया था एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी थी, दी वेल्थ ऑफ नेशन, दी वेल्थ ऑफ नेशन। ये पुस्तक लिखी थी आपके एडम स्मिथ ने, एडम स्मिथ। और पूंजीवाद के जनक भी इन्हीं को कहा जाता है, एडम स्मिथ को। 1775 के आसपास इन्होंने पुस्तक लिखी थी, और ठीक इसके ही एक वर्ष बाद 1776 में अमेरिका ने पूंजीवाद को अपना लिया था। इस पुस्तक को पढ़ के खूब प्रगति भी की। इसके अलावा एक और
व्यक्ति हैं, उनका नाम है माल्थस। ठीक है, माल्थस। तो जब भी पूंजीवाद की बात आएगी तो ये दो लोग होते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के रूप में जाने जाते हैं। तो शीर्ष पे नाम होगा वो एडम स्मिथ का होगा, पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन, और एक व्यक्ति और हैं माल्थस। ये दोनों ही लोग पूंजीवादी की बात करते हैं। और पूंजीवाद का सीधा मतलब क्या होता है? सीधा मतलब होता है बाजारवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये अर्थव्यवस्था सभी के लिए लाभकारी होगी। व्यक्ति की क्षमता होगी, प्रतिभा होगी, अपना निखारेगा अपनी प्रतिभा के अनुसार। अब आगे बढ़ते हैं। अब उदारवाद को देखते हैं अलग अलग चरण में कि फर्स्ट फेज क्या था उदारवाद का, सेकेंड फेज उदारवाद का क्या था, थर्ड फेज क्या था। फिर आपके ये पता नहीं क्यों बार बार ऐसी हो रही है उतने टाइम से। बहरहाल कोई नहीं, देखते हैं। ठीक है, तो क्लास आशा करता हूँ कि ठीक समझ में आ रही होगी आपको। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको बातें काफ़ी अच्छे से समझ में आएँ। ठीक है, और आप आई होप समझ भी रहे होंगे, और जैसे मैं लिखवा रहा हूँ इसी हिसाब से आप नोट भी कर सकते हो। तो ये आपका जो शॉर्ट नोट्स होता है ना वो बन जाएगा। देखिए, मैं तो आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, उसके अलावा आप इसमें एग्जाम्पल चाहे मैं बता रहा हूँ भूगोलिक भी आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो, उसके अलावा आप खुद जोड़ सकते हो, आप खुद का कोई क्रिएट कर सकते हो जो भी आपने जीएस में पढ़ा है या आसपास देखते हो वो सारे आप जोड़ सकते हो इसमें। ठीक है, बात करते हैं उदारवाद के चरण। तो कुल मिलाकर के उदारवाद को 3 चरणों में बांट के पढ़ा जाता है। ठीक है, उदारवाद के चरण, पहले तीनों चरण को एक बार देख लेते हैं, फिर एक एक करके उसको बात करते हैं। एक है, इसे कहते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म, क्लासिकल लिबरलिज्म या शास्त्रीय उदारवाद। ठीक है, इसे कहते हैं शास्त्रीय उदारवाद, शास्त्रीय उदारवाद। इसी को नकारात्मक उदारवाद भी कह सकते हैं, नकारात्मक उदारवाद, या उदारवाद का प्रथम चरण बोल सकते हैं। ठीक है, उदारवाद का प्रथम चरण, कुछ ही बोल दीजिए। दूसरा, ठीक है, तो इसमें जो मेनली 2 चिंतक आते हैं, एक होते हैं जॉन लॉक और एक है आपके जेरमी बेंथम, जेरमी बेंथम, जो कहते हैं कि व्यक्ति को अधिक से अधिक सुख मिलना चाहिए, अधिकतम सुख, है ना। दूसरा जो चरण आता है उसे उदारवाद का सेकंड चरण भी कहते हैं। ठीक है, उदारवाद का सेकंड चरण कह दो, यानी कि सेकंड फेज ऑफ लिबरलिज्म। इसी को आप बोल सकते हो कि संशोधनवाद, संशोधनात्मक उदारवाद, क्योंकि उन्होंने उदारवाद में कुछ संशोधन किया था। इसी को आप बोल सकते हैं सकारात्मक उदारवाद। क्यों बोला है बताते हैं। सकारात्मक
उदारवाद, इसी को बोल सकते हैं कल्याणकारी उदारवाद। कल्याणकारी उदारवाद बोल रहे हैं, कल्याणकारी राज्य। देखिए ये सारे शब्द होते हैं, अगर ये शब्द आ जाएं तो आपको कुछ वो नहीं है, मतलब लिखना वही सब कुछ है ना, कोई अलग से चीज़ें नहीं है। तो इसमें कई सारे चिंतक आते हैं, लेकिन मेनली है J.S. मिल है और एक है T.H. ग्रीन, ये दो लोग आएंगे। इसके अलावा स्पेंसर हैं, है ना, मिल्टन आपके नहीं, फ्रीडमैन तो नोच उसमें आ जाएंगे। तो कीन्स आ जाएंगे, कीन्स वगैरह भी आ जाएंगे, कीन्स को सुना होगा इकोनॉमी में, कीन्स ये सारे। अगला जो है वो है उदारवाद का तीसरा चरण, थर्ड फेज ऑफ लिबरलिज्म, इसी को बोल सकते हैं नव उदारवाद। ठीक है, नव उदारवाद इसे कहते हैं फिर नियो लिबरलिज्म। इसमें आपके आ जाएंगे नॉजिक है ना, मिल्टन फ्रीडमैन आ जाएंगे। ओके, नॉजिक हुआ, मिल्टन फ्रीडमैन। इसके अलावा आपके एक और है हाइक। ये लोग आ जाएंगे। अब तीनों को मतलब समझ लेते हैं और फिर बारी बारी से इन एक एक बात पे चर्चा करते हैं। ये उतनी देर से बिलर होके ही रह गया है। खैर कोई नहीं, उसको बंद भी नहीं कर सकते हैं, बंद कर देंगे तो उसको दोनों वीडियो को जोड़ने में बड़ा प्रॉब्लम होगी, जुड़ नहीं पाएगा जबकि वीडियो बड़ा रहेगा। खैर कुछ नहीं, करते हैं जो भी है। देखिए देखिए समझिए आप, उदारवाद है, उदारवाद का मतलब खुलापन, एक आधुनिक विचारधारा है, उसकी मूल मान्यताएं आपने देखी, ठीक, और किसके विरुद्ध में आया था, सारी चीज़ें आपने समझी। उदारवाद के कुछ चरण रहे, कुछ फेज में उदारवाद रहा है। जैसे कि एक फेज कुछ समय तक चला, फिर कुछ उसमें खामियां आई तो फिर सुधार किया गया, तो वो दूसरे फेज के रूप में जाना गया। फिर उसमें कुछ खामियां आई तो उनको सुधार किया गया, तो तीसरे फेज के रूप में जाना गया। ये वर्तमान का फेज है, ये बीच का था, ठीक है, 1970-80 के दशक में, और ये उससे भी पहले का था। तो यहाँ देखते हैं, ये शास्त्रीय उदारवाद है। शास्त्रीय का मतलब होता है जो सबसे पहले शुरू होती है उसे शास्त्रीय बोल देते हैं, ठीक है ना, जो अपने आप में शुरुआत थी उस चीज़ की। नकारात्मक उदारवाद प्रथम चरण बोल देते हैं, क्योंकि प्रथम था। नकारात्मक उदारवाद इसलिए बोल देते हैं कि यहाँ पर राज्य की बड़ा ही नकारात्मक छवि थी। राज्य का मतलब था एक वॉच डॉग करना, जैसे कि गली में वॉचमैन होता है, वो क्या करता है, आ रहे हो जा रहे हो बस आपको देखता है, हस्तक्षेप कुछ नहीं करता। ऐसे ही राज था, राज के पास कोई काम ही नहीं था। आज का जो राज के काम है, आपको 5 किलो गेहूं दे रहा है, ठीक है, जो 80 करोड़ आबादी है इनको राशन दे रहा है, ये कुछ नहीं करता था। ना शिक्षा देता था फ्री में, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, कुछ नहीं देता था, आवास वगैरह, है ना। केवल 2 काम करता है जो मैंने बताया, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना और सीमाओं की सुरक्षा रखना, बस। इसलिए नकारात्मक इसका प्रकृति थी। और जॉन लॉक और जेरेमी बेंथम इसमें देखे जाते हैं। इसमें फिर इससे क्या हुआ, बहुत सारी विषमताएं आई, क्योंकि इसने व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आज़ादी दे दी। तो समाज में संसाधन तो कुछ ही व्यक्तियों के पास होते हैं, अभी देखेंगे डिटेल में इसको, कि मान लो 2-4% व्यक्ति थे वो बहुत अमीर बन गए और सारे गरीब हो गए। मलिन बस्तियों का विकास होने लगा, तब देखा गया कि ये तो फेल हो रहा है कॉन्सेप्ट, और इसको फेल हुआ, फिर इसी में संशोधन किया गया। तो ये कोई दूसरी चीज़ नहीं है, इसी में थोड़ा संशोधन किया, मूल मान्यताएं वही रहेंगी जो इसकी थी, लेकिन थोड़ा संशोधन के साथ। सेकेंड फेज है, संशोधन किया गया तो उसे संशोधनात्मक उदारवाद बोल देते हैं।
सकारात्मक उदारवाद इसलिए बोलते हैं कि राज्य के कुछ काम भी दिए गए, राज्य को, राज्य से कहा गया कि जो वंचित लोग हैं आप उनको कल्याण करेंगे, सामाजिक वस्तुओं का आप वितरण करेंगे, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जो भी बुनियादी चीज़ें हैं वो आप इनको प्रोवाइड कराएंगे। अब ये राज्य जो था, राज्य अब वॉच डॉग की कंडीशंस में नहीं रहा, अब राज्य का विस्तार हुआ, अब वो कल्याण के भी काम करने लगा, लोगों को शिक्षा देने लगा, लोगों को स्वास्थ्य देने लगा, लोगों को खाना पीना देने लगा, ये सारे काम भी करने लगा, इसलिए कल्याणकारी बोल दिया। इसमें जो सुधार किया था JS मिल ने किया था, कल्याणकारी राज्य का। फिर JS मिल, थोड़ा बहुत TH गिरी ने भी बोला, फिर कीन्स महोदय आए इकोनॉमी के क्षेत्र में, इन्होंने काफ़ी काम किया, देखते हैं इन पर। फिर जब ये बात आई तो राज्य का बहुत विस्तार हो गया, राज्य का विस्तार हो गया तो राज्य ने कई सारी चीज़ों पे मोनोपोली कर ली। जब मोनोपोली कर ली तो आज़ादी सीमित हो गई लोगों की। तो फिर इस पे बात आई, क्योंकि अर्थव्यवस्था भी यहाँ पे ख़त्म होती जा रही थी, क्योंकि जब सरकारी चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी हर चीज़ में तो अर्थव्यवस्था बहुत कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगी, अर्थव्यवस्था बहुत निगेटिव चली जाने लगी, घाटे में जाने लगी, और व्यक्ति की आज़ादी भी सीमित हो रही थी। तो फिर इन्होंने कहा सुधार चाहिए, फिर इसमें सुधार किया गया, तब इसे नवोदारवाद लाया गया। ठीक है, इसीलिए इसको नवोदारवाद कहते हैं। तीसरा फेज है, नॉजिक, फ्रीडमैन, हायक और भी चिंतक हैं, थोड़े बहुत याद रखना है आपको। नवोदारवाद कुछ भी नहीं, जो शास्त्रीय उदारवाद है इसकी पुनरावृत्ति है, इसी को दोबारा लाया गया। हालांकि जिस रूप में ये था इससे थोड़ा सा कमजोर ये है, लेकिन इससे ज़्यादा मजबूत है। यानी कि यहाँ पे व्यक्ति की आज़ादी कम हो गई थी, यहाँ फिर व्यक्ति की आज़ादी बहुत बढ़ा दी गई, और राज्य का जो कल्याणकारी था वो सीमित किया गया। यानी कि आप देखोगे ना, वर्तमान जो निजीकरण हो रहा है, ठीक है, निजीकरण हो रहा है, वैश्वीकरण हो रहा है, वो यही है नवोदारवाद। नवोदारवाद बहुत आज़ादी की बात करता है। जैसे आप CP में जाएंगे, CP में जो आपको दिख जाएगा, लड़का लड़की, कपड़े, फटा जीन्स पहना, जो भी आपको देखना है, ये नवोदारवाद है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। मैं थोड़ा परेशान हो रहा हूँ इस कैमरे को देखकर कि इसको बार बार यही उतने देर से हो रहा है, लेकिन ये वैसे कर भी नहीं सकते हैं। देख लेते हैं, दोबारा शुरू कर लेते हैं ताकि ये ब्लर ना करे, नहीं तो ख़राब हो जाएगी क्लास पूरी।